Hello, student. Today we are reading the chapter number 5, When People Rebel, of class 8th history. When People rebel 1857 and after. Rebel का मीन्स होता है बेटा विद्रोह, लड़ाई. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है आपका जब लड़ाई शुरू हुई थी 1857 और उसके बाद की स्टोरी पे बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप पिक्चर से आप देख सकते हो सिपोई, जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं. ठीक है, उनकी फोटो है, पीजेंट्स की फोटो है, उनके फोर्सेस गैदर्ड हुई है यहाँ पे. तो रिवॉल्ट की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रखी है जो कि 1857 का है. पॉलिसीज एंड द पीपल. तो लास्ट चैप्टर्स में बेटा हमने पढ़ा है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनीज ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई थी, कहीं हद तक लोगों ने उनको फॉलो भी किया था, है ना. और बहुत सारे किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्रिबल्स थे वहाँ पे, सोल्जर्स थे, सारी इन चीजों से, इन पॉलिसीज से इफेक्ट भी हुए थे. ठीक है, और देखा था हमने कि इन कैसे लोगों ने इनकी पॉलिसीज को रेजिस्ट भी किया था और इनके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए थे, है ना. और आपने देखा था कि कुछ लोगों ने फॉलो भी किए थे, कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किए थे. फर्स्ट टॉपिक इज नवाब लूजेस देयर फायर पावर. अगर हम मिड सेंचुरीज में देखें, मिड 18th सेंचुरी की बात करें, तो नवाब और राजा जो थे उन्होंने अपनी पावर इरोड कर दी थी. ठीक है, उनकी पावर खो चुकी थी ऑलमोस्ट. उन्होंने अपनी अथॉरिटी, ऑनर ऑनर भी है जो है वो लॉस्ट कर दिया था. जो रेजिडेंट्स थे वहां पे, जो लोग थे, ठीक है, उनको कहाँ बिठा दिया गया था? उन राजाओं के कोर्ट में, दरबार में बिठा दिया गया था. और जो फ्रीडम्स थी रूलर्स की वो रिड्यूस होने लगी थी, जो आर्म फोर्सेस थे वो डिसबैंड हो गए थे, एंड जो रेवेन्यूज था उनका और टेरिटरीज थी वो सब ले ली गई थी ब्रिटिश सरकार ने. मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट. बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज जो थी उनको उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू करा कंपनीज के साथ. तो उनमें से एक एग्जांपल है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने कहा कंपनी से कि भाई जो मेरा अडॉप्टेड सन है जो मेरा, उसको मेरी हस्बैंड की डेथ के बाद जो है मेरा साम्राज्य सारा उसको दे दिया जाए. सेम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे नाना साहब का है, जो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे. उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी पापा फादर की जो पेंशन है वो उनके होने के बाद, मरने के बाद मुझे दे दी जानी चाहिए. लेकिन कंपनी क्या समझती थी अपने आप को? सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर है मेरे पास, इस तरह से समझती थी, इसलिए उसने उनकी सारी शर्तों को मना कर दिया. तो अवध वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड. अवध जो थी वो लास्ट टेरिटरी थी जो कि कंपनीज ने एनेक्स्ट की हुई थी. 1801 में सब्सिडी अलायंस भी इम्पोज कर दी गई थी अवध से, और 1856 में उसको टेक ओवर कर दिया गया था. सब्सिडरी अलायंस मींस जो अवध थे वो अपने रेबल वगैरह के लिए कुछ भी वो नहीं रख सकते थे, अपने सैनिक नहीं रख सकते थे. उनको क्या करना पड़ता था? कंपनी से वो सैनिक लेने पड़ते थे और उसके बदले उनको जो है मनी पे करना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को. गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो टेरिटरी है अवध की वो गवर्न हो रही है, लोग वहां पे खुश नहीं है, और ब्रिटिश रूल जो है अगर वहां पे आ गया तो वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा. ठीक है, तो जो कंपनी है उन्होंने अब क्या ट्राई करा कि मैं जो हूँ प्लान बनाते हैं हम किसके लिए, मुगल डायनेस्टी को एंड करने का, क्योंकि एट दैट टाइम मुगल डायनेस्टी वाज द वेरी बिग डायनेस्टी. तो नेम ऑफ द मुगल जो था, जो कॉइन पे मिंटेड थे नेम्स जो मुगल्स के, वो जो है कंपनी ने हटाने शुरू कर दिए, रिमूव करने शुरू कर दिए. इन 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद जो उनकी फैमिली है उसको रेड फोर्ट से हटा के दिल्ली के किसी अनदर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. और इन 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वो लास्ट मुगल किंग होंगे, और उनकी डेथ के बाद कोई भी डिसेंडेंट उनका एज अ किंग रिकॉग्नाइज नहीं होगा, उसको कहा जाएगा प्रिंसेस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज इन द कंट्री साइड्स. अब कंट्री साइड्स में जो है पीजेंट्स और जमींदार भी जो है उनको काफी सारे हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे. रिजिड मेथड्स थे उनके रेवेन्यू कलेक्शन के, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े, है ना. तो वो ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग उस जो लोन था वो पे नहीं कर पा रहे थे मनी लेंडर्स को, और धीरे धीरे करके उनकी जो लैंड है वो कंपनीज टेक ओवर करती जा रही थी जो इतनी जनरेशन से उनके पास थी. तो जो इंडियन सिपोज थे, एम्प्लॉय थे जो कंपनी में, उनके पास अपना एक रीजन था. वो अनहैप्पी थे कि ये हमें ढंग से पे नहीं करते हैं, अलाउंसेस नहीं देते हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं देते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अपने लगाते रहते हैं, और अपने उनको लगता था कि इन्होंने हमारे बहुत सारे रिलीजन्स भी जो हैं वो भी जो है बहुत सारे वॉयलेट किए हैं. ठीक है, उनमें से एक ये बता रहे हैं कि डिड यू नो दैट इन दोज डेज, उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग क्या मानते थे, कंट्री में बिलीव करते थे उस
उस टाइम पे लोग क्या बिलीव करते थे कि अगर कोई आदमी सी रूट को क्रॉस कर देगा तो इसका मतलब वो अपनी रिलीजन और कास्ट को लूज कर देगा। तो जब 1824 में सुपोई को कहा गया, सिपाहियों को कहा गया कि भाई आप बर्मा जाइए और आपको फ्लाइट से नहीं जाना, आपको सी रूट से जाइए, तो बहुत सारे सिपोइज ने जो है वो मना कर दिया कि भाई हम एग्री नहीं है, हम बाय लैंड जाएंगे, लेकिन हम बाय एयर चले जाएंगे, बट हम गो बाय लैंड से जाने के लिए वो तैयार हो गए थे, बट हम सी में नहीं जाएंगे। देवर सिविल, फिर उनको क्या किया गया, पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू नॉट डिड नॉट लाई डाउन, सिंस इशू यहीं पे खत्म नहीं है, इसके बाद 1856 में कंपनी ने एक लॉ पास कर दिया कि जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट होगा जिसका कंपनीज आर्मी में, उसे हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो उसे बाहर भी जाना पड़ेगा। सिपोई ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, सिपोई इससे भी रिएक्ट कि भाई ये कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। मैनी ऑफ द वर peasants एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, बहुत सारे पीजेंट्स और फैमिलीज जो थी उनकी जो है वो वही विलेजेस में रह रही थी। तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो पीजेंट थे उन्हीं फैमिली से सिपोई भी वहां पे गए हुए थे। तो उन लोगों को आपस में क्या लग रहा था, एंगर, गुस्सा आ रहा था कि पीजेंट्स का क्विकली स्प्रेड होने लगा सिपोज में, क्योंकि वो भी उसी फैमिलीज से निकले हुए हैं जो फैमिलीज विलेजेस में रह रही है ना, पीजेंट्स और सिपोइज वो भी। तो उनको गुस्सा आने लगा कि भाई ये सब चीजें क्या हो रही हैं। रिफॉर्म रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, अब जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक लॉ पास किया, किस चीज के लिए, कि उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती उसको स्टॉप किया, क्योंकि इंडिया में इस टाइम सती का यहाँ पे लॉ था, कल्चर था यहाँ पे, लॉ उसके लिए कुछ नहीं बना था। तो उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को स्टॉप किया, रिमैरिज ऑफ विडो को एंकरेज किया, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो थी उसको प्रमोट किया। इसके साथ साथ 1830 में कंपनी ने क्या अलाउ करा, क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो यहाँ पे फ्रीली फंक्शन करें अपना, और लैंड प्रॉपर्टी जो भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। और 1857 में एक नया लॉ पास हुआ क्रिश्चियनिटी को कन्वर्जन के लिए, कि जो लोग चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना वो कर सकते हैं, और जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा वो अपनी प्रॉपर्टी अपने एंसेस्टर्स की ले सकता है। ठीक है, तो मैनी इंडियंस फील दैट कि ये ब्रिटिशर्स तो हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे कस्टम सोशल ट्रेडिशंस वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट वहीं कुछ बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हमारा जो सोशल प्रैक्टिसेस है वो चेंज हो सके, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस, कुछ पिक्चर्स, आपको कुछ स्टोरीज यहाँ पे दी है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल्स के बारे में लोग क्या सोचते थे। ठीक है, तो सोर्स 1 और सोर्स 2 में यहाँ पे 2 स्टोरीज है, ये आप पढ़ सकते हो। ये ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। एक म्यूटनी, म्यूटनी मींस बेटा व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे द ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब सोल्जर्स एक ग्रुप में है और वो अपने आर्मी ऑफिसर को डिसओबे कर दें कि भाई हम आपका जो रूल्स है रेगुलेशन है वो नहीं मान सकते हैं, तो एक म्यूटनी जो है वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। Though struggle between rulers and the rule are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breakdowns. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. अब इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बहुत जल्दी लोगों को ये समझ में आने लग गया था, लोग बिलीव करने लग गए थे कि भाई हम लोगों का जो दुश्मन है वो एक ही है, और अगर हम साथ खड़े होंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से भगा सकते हैं। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड, ये सिचुएशन कहाँ डेवलप हुई, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 से 7 में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मैसिव रेबिलियन जो है वो फेस किया, जो कि 18 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था, और वहां से थ्रेटन करना शुरू कर दिया था इंडिया ने कंपनी को। सिपोई ने म्यूटिनाइट करना शुरू कर दिया बहुत सारी प्लेसेस में, जो बिगनिंग कहाँ से हुई इसकी, मेरठ से। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबिलियन, और लोग उस विद्रोह में शामिल होना शुरू हो गए। सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू colonialism in the 19th century anywhere in the world। और उस टाइम इस लड़ाई को बहुत बड़ा समझा जाने लगा था 19th सेंचुरी में, कि ऐसी लड़ाई जो है 19th सेंचुरी में कहीं पे भी नहीं हुई थी। तो आप एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर 6 में पिक्चर दी है, द बैटल इन द कैवलरी लाइंस में।
एक इवनिंग दी गई है 3 जुलाई की 1857 की, जहाँ पे 3000 रेबल्स आए थे बरेली से, और क्रॉस द रिवर, जमुना रिवर क्रॉस करके दिल्ली को एंटर्ड किया था, एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट पे जो उनके ऑफिस बने होंगे। द बैटल कंटिन्यू ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी बैटल जो है वो रात भर चली थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब मेरठ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो लोगों ने कैसे कवर किया। ऑन 20 मार्च 1857 एक सोल्जर्स थे मंगल पांडे, जिनको हैंग्ड कर दिया गया था, किसके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर को अटैक किया था इन बैरकपुर। बैरकपुर मींस बेटा जो ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स, जो आर्मी के ऑफिसर्स के जो छोटे छोटे जगह बनाई जाती है वो बैरकपुर कहलाती जाती है। सम डेज लेटर्स, थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। एक सिपाही था थोड़े टाइम पहले जिसने मेरठ में रिफ्यूज कर दिया था कि भाई हम आपकी जो न्यू कार्ट्रिज है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि वो जो कार्ट्रिज थी वो किससे कोटेड है, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो अगर वो उन कार्ट्रिज को अपना यूज करेंगे, क्योंकि उन कार्ट्रिज को उस टाइम मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है, फ्रॉम देयर माउथ। तो उस टाइम पे उन्होंने लगता था कि अगर हम गाय की, काऊ की या फिर पिग्स की फैट को अगर अपने मुंह पे लगा रहे हैं तो हम अपने रिलीजन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदूज क्या मानते हैं, हिंदूज तो गाव काऊ को वर्शिप मानते हैं, वर्शिप करते हैं उसको, है ना। तो 85 जो सिपोज थे उन्होंने डिसमिस कर दिया फ्रॉम सर्विस से, और उनको क्या कर दिया गया, फिर 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स का कहना नहीं माना था। और ये कब हुआ था, 18 मई 1857 पे। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स का रिस्पॉन्स क्या है मेरठ में, वो भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। कैसे, 10 मई में द सोल्जर्स जो मार्च कर रहे थे मेरठ की जेल से, उनको रिलीज कर दिया गया, मतलब जो सिपाहीज वहां गए थे उन्होंने रिलीज कर दिया उसको। और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, फिर जैसे ही वो वहां से निकले बाहर, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया, उनकी गन्स को कैप्चर कर लिया, उनके जो ऑफिसर्स थे उनमें प्रॉपर्टीज में सब में आग वगैरह लगा दी उनकी, और एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। ठीक है, और वॉर डिक्लेयर कर दी फिरंगीज के ऊपर। फिरंगीज मीन जो फॉरेनर्स के लिए टर्म यूज कर गए, द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्पट। ठीक है, ये वर्ड फॉरेनर्स के लिए यूज किया गया है। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल इन द कंट्री। अब क्या चाहते थे सोल्जर्स, उन वो यही चाहते थे कि भाई इनका रूल जो है वो कंट्री पे, हमारी कंट्री पे खत्म हो जाए। ठीक है, बट हु रूल्ड द लैंड इंस्टेड, द सोल्जर्स हैव एन आंसर। बट अगर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करेंगे तो उसके बाद रूल करेगा कौन, तो एक सोल्जर्स ने क्या आंसर दिया, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। कि इसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे इंडिया से, तो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो है वो रूल करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट रूलर होंगे। द सिपॉय ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग। जो सिपोइस थे मेरठ से जो चले थे लोग, वो ऑल नाइट चलते रहे और 10 मई को वो दिल्ली पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग में। और जैसे ही उनकी न्यूज पहुंची कि भाई वो अराइव्ड हो चुके हैं, तो द रेजिमेंट स्टेड इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन। तो जो जैसे वो दिल्ली पहुंचे, न्यूज पहुंच गई वहां पे, तो वो लोग भी जो दिल्ली से थे वो भी तैयार हो गए उनके साथ लड़ाई करने के लिए। ठीक है, अगेन फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया गया, उनकी आर्म्स, उनकी बिल्डिंग जो है वो सब सीज कर ली गई, उनको फायर किया गया उन बिल्डिंग्स को सारी को, है ना। और जो है सब कहाँ गैदर्ड हो गए, रेड फोर्ट के पास, जहाँ पे कि बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे। और उन्होंने डिमांड करी कि भाई हमें इनसे मिलना है। हालांकि एम्परर नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चैलेंज नहीं लेना चाहते थे कि भाई मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस, बट जो सोल्जर्स थे वो इतने ज्यादा गुस्से में थे ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए कि उन्होंने जो हो पैलेस में एंटर कर दिया, फोर्सफुली एंटर कर दिया, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। द एजिंग एम्परर हैड टू बी एक्सेप्टेड देयर डिमांड। अब एम्परर को उनकी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। उन्होंने खूब सारे लेटर्स लिखे, जो विलेजेस के चीफ थे, जो रूलर्स ऑफ द कंट्री थे, उन सबको लेटर्स लिखे कि भाई आओ हमारे साथ मिलके इनका सामना करो, है ना। और दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। और ये जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह जफर ने लिया था, ये बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन लेके आया। द मुगल डायनेस्टी had ruled over a large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. जो मुगल डायनेस्टी थी उसने ऑलमोस्ट इंडिया के आधे से ज्यादा पार्ट पे, या बहुत सारे पार्ट पे जो है कब्जा कर लिया था। तो जो छोटे छोटे रूलर्स या चीफटेंस वहां पे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को
मुगल रूलर के बिहाफ पे जो है वो कंट्रोल किया करती थी। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, बट जब ब्रिटिश रूल से उनको धमकी मिली थी तो बहुत लोगों ने क्या सोचा कि जो मुगल एम्परर है कुड रूल अगेन, हो सकता है कि जब जैसे अभी विद्रोह शुरू हो रहा है तो ब्रिटिशर अगर हार गए तो हो सकता है हमें जो अपना जो टेरिटरी है वगैरह वो सब वापस मिल जाए और हम दोबारा रूल कर सके। ठीक है, तो अंडर मुगल अथॉरिटी द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, बट ब्रिटिशर्स को ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना कुछ हो जाएगा। They thought the disturbance caused by the issue of the cartilage would lie down. चलो जो कार्टिलेज का इशू है वो तो चलो सॉल्व हो जाता, बट बहादुर शाह जफर decisions to bless the rebel and change the entire situation dramatically. बट जो बहादुर शाह जफर ने जो डिसीजन लिया उसने उस सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। Often when people see an alternate possibility that they feel inspired and enthusiastic, लोगों ने क्या फील करा कि भाई अब तो ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग ही जाएंगे, उन्होंने इंस्पायर्ड और एंथुसियास्ट फील करा। और जो ये विद्रोह हुआ, जो ये रिबेल हुआ, उसने क्या शो करा कि लोगों के अंदर करेज, होप और कॉन्फिडेंस का एक्ट उनके अंदर दिया कि भाई किस किस तरह से लोगों के अंदर एक होप आ गई, करेज उनको, कॉन्फिडेंस उनको मिला कि भाई अब तो ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से भाग जाएंगे।